हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रैक टेक। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको 2-4 पॉइंट बता देती हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी भी तैयारी अच्छे से नहीं किया है, फिर भी आपके पास अभी 25 डेज़ हैं। 25 डेज़ में आप बहुत कुछ कर सकते हैं सीटेट के सेक्टर में। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो भी मैं आपको बता देती हूँ। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके पास तो अनुभव है, लेकिन जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, मैं उनको बता देती हूँ कि अगर आप लोगों ने सही से तैयारी अभी भी नहीं की है, तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखिए। ठीक है, सबसे पहले आप सीडीपी वाले पोर्शन को, सारे पेडागोजी के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए। सीडीपी वाला पोर्शन, अगर आप लोगों को थियरीज में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने वीडियो बनाए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और मैंने क्वेश्चंस के साथ उन्हें डील किया है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, या फिर आप कहीं से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले सॉल्व करें। और इसके लिए आप अगर बुक पूछ रहे हैं तो इसके लिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं। यूथ कॉम्पिटिशन है या फिर कोई भी है, आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज लेकर आप उसे सॉल्व कर लीजिए। आपका अगर आप उसे ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो आप 100+ क्वेश्चन आराम से, आप 100+ मार्क्स आराम से लेकर आ सकते हैं। पहले और दूसरे पेपर दोनों में मैंने 3 बार सीटेट को क्वालिफाई किया है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रही हूँ ये, कि जिन्होंने अपना प्रीवियस ईयर अच्छे से किया है वो सीटेट में फेल नहीं हो सकते। अगर आपका कॉमन सेंस सही से काम करता है और आप प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लेते हैं तो आप फेल नहीं हो सकते उसमें। जहाँ पे कुछ चीज़ों में आपको पढ़ने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, जैसे कि जीन पियाजे, वाइगॉत्स्की, कोहलबर्ग, इन्हें आपको अच्छे से क्लियर करके रखना होगा, क्योंकि यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन एक पेपर में देखने को मिलते हैं। इसलिए आप ये सब टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करके रखें। और उसके बाद सारे पेडागोजी के क्वेश्चंस को, जो कि 2011 से लेके 2019 तक के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करें, अच्छे से सॉल्व करें। सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने क्वेश्चन को देख लिया, अच्छे से सॉल्व करें उसे। और अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं खुद से, तो आप हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो अगर आप उन्हें सॉल्व कर लेते हैं तो आपका मैक्सिमम पोर्शन जो है वहाँ से कवर हो जाएगा। और उसके बाद ईवीएस की कंटेंट वाली बात हुई, तो उसको भी हम लोग बहुत जल्द करने वाले हैं। 15 तारीख से पहले ही हम लोग ईवीएस का कंटेंट भी स्टार्ट कर लेंगे। और उसके अलावा इंग्लिश की पेडागोजी भी हम लोग 200 से 300 क्वेश्चन हम लोग इंग्लिश पेडागोजी के करने वाले हैं। और उसके बाद हिंदी पेडागोजी की भी सीरीज हम लोग कर ही रहे हैं। मैथ पेडागोजी में भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, और उसके हम लोग 200 से 250 क्वेश्चन को हम लोग मैथ पेडागोजी में भी करने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप प्रीवियस ईयर के साथ जाएँ। कुछ भी देखने से पहले, किसी का भी देखने से पहले आप प्रीवियस ईयर को देखिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अगर आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा, तो आप उस हिसाब से मेहनत कर पाएंगे। और मैथ का अगर आप सिर्फ फर्स्ट पेपर दे रहे हैं, अगर आप सेकंड पेपर नहीं दे रहे हैं, या फिर आप सेकंड पेपर में आपका मैथ नहीं है, तो आप मैथ के लिए बहुत परेशान मत होइएगा, क्योंकि मैथ में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जिसको आप सिर्फ पढ़ के जाएंगे तभी होगा। मैथ में कॉमन सेंस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे। और आप अगर प्रीवियस ईयर को कर लेंगे 2011 से लेकर 2019 तक के, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैथ में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और आपको 6 तारीख से, मतलब कि कल से, आपको मैथ की भी वीडियोस मिलने लग जाएंगी, जो कि पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर पर ही आधारित होंगी। और मेरा प्रीवियस ईयर कराने का सिर्फ इतना सा मोटो है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके एग्ज़ाम में। क्योंकि कराने को तो कोई कुछ भी करा सकता है, लेकिन अभी इस समय आपको कुछ भी करने का मतलब नहीं होगा। इस समय आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आता है। और इसलिए आप प्रीवियस ईयर के साथ जाएँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर के साथ जाए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप प्रीवियस ईयर पे ही इतना जोर क्यों दे रही हो, क्यों ही प्रीवियस ईयर को आप ज़्यादा कराती हो। तो इसका मतलब मेरा सिर्फ इतना ही मतलब है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम खुद को दिया है, मैंने 3 बार क्वालिफाई भी किया है। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि मुझे लगता है कि जिन्होंने 2-4 बार दे दिया है उनके लिए प्रीवियस ईयर एकदम हलवा है, उनके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, जिन्होंने नहीं दिया है, जिनको अभी भी प्रॉब्लम है, जो पहली बार दे रहे हैं, या फिर जिन्होंने पास नहीं किया है अभी तक, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, ये आपके लिए रामबाण ट्रिक होगी कि अगर आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से सॉल्व करते हैं, अच्छे से का मतलब कि बहुत अच्छे से सॉल्व करती हैं, उसके एक एक कंटेंट को, एक एक टॉपिक को आप समझ के चल रहे हैं, तो तब की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो आप फेल नहीं हो सकते सीटेट में, आप इजीली पास हो जाएंगे। आपको क्वेश्चंस अगर समझ में आने लगते हैं ना, तो आप आराम से पेडागोजी जो 90 नंबर की आती है, वो आराम से आप 90 में 70 क्वेश्चंस को कर लोगे। उसके अलावा मैथ में हिंदी का जो पैसेज वाला आता है, वो पोर्शन में भी आप 15 में से बहुत कम तो 12 नंबर तो आप उसमें भी गेन कर लेंगे। उसके बाद आपकी जो सेकेंड लैंग्वेज है, उसमें हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन अदर पोर्शन में आप अच्छा करके 100+ मार्क्स आराम से लेकर आ सकते हैं। और 120 की स्ट्रैटेजी भी मैं आपको बताऊँगी बहुत जल्द, जो कि 120+ लाने की स्ट्रैटेजी भी सिर्फ 20 से 25 दिन में। तो वो भी वीडियो आपकी अलग से आएगी, लेकिन मैंने आपको इतना बता दिया अभी के वीडियो में। तो आप लोग इसी हिसाब से अपनी आगे की तैयारी कीजिए। ठीक है, अभी हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, हम लोग आज 2019 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके
सेकंड पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया है, एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ। ये जो हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं आज, ये उच्च प्राथमिक स्तर का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, जो कि 2019 में लैंग्वेज 1 में हिंदी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग आज उसको करने वाले हैं। और कुछ लोग बोल भी रहे थे कि मैं अपर प्राइमरी का हिंदी नहीं करा रही हूँ, तो मैं आज से अपर प्राइमरी का भी करा रही हूँ। और मैं कई बार मिक्स क्वेश्चन भी मैंने कराए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में मिक्स क्वेश्चन ही रहते हैं। कुछ ही क्वेश्चन जो होते हैं जो कि उच्च प्राथमिक स्तर के नाम से आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिक्स ही मिलते हैं। लेकिन फिर भी अब जब भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तो मैं आपको बताते चलूँगी कि मैं प्राइमरी का करवा रही हूँ या फिर अपर प्राइमरी का करवा रही हूँ। ठीक है, तो आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो अपर प्राइमरी लेवल पे पूछ रहा है कि भाषा सीखने का क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है कि प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंताक्षरी, मात्र का आयोजन करना। तो पहले आप अपनी यहाँ पे ट्रिक यूज़ करिए कि जहाँ पर भी मात्र वर्ड का यूज़ हो जाए, केवल वर्ड का यूज़ हो जाए, ओनली वर्ड का यूज़ हो जाए, तो वो क्वेश्चन जो है वो आपका ऑप्शन अपने आप ही साइड हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा। यहाँ पे प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंताक्षरी का यूज करना तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ इतना ही यूज़ करना अच्छा नहीं है। मात्र का यूज़ कर दिया गया यहाँ पे, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अगला है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना, में भी ये हो सकता है। अगला है कि दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना, या फिर निजी अनुभवों को केवल निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना। ठीक है, केवल लिखकर अभिव्यक्त करना। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से दिखाती हूँ कि यहाँ पे ये ऑप्शन तो होगा नहीं, मात्र है यहाँ पे, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे केवल वर्ड आप लोगों ने देख लिया, तो ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिए हैं। अब आपको सिर्फ दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम दूसरों के अनुभव से जुड़कर सवालों का जवाब कैसे देंगे। हम अपने अनुभव के सवालों का जवाब दे सकते हैं, लेकिन दूसरे के अनुभव के सवालों का जवाब हम नहीं दे सकते, इसलिए हमारा सी ऑप्शन भी नहीं होगा। हमारा जो सही आंसर बनेगा वो बी ऑप्शन बनेगा। हमारा जो सही आंसर बनेगा वो बी बनेगा कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। इसे आप थोड़ा समझ के रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसे याद कर लेंगे और आपको ऑप्शन में यही देखने को मिलेगा। लेकिन आप इसका मेन कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। और हिंदी पेडागोजी में बहुत नए नए क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, वही पुराने क्वेश्चन होते हैं, बस उनके तरीके अलग कर दिए जाते हैं, उनको पूछने का तरीका अलग हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है आज का कि ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास और उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का कैसा उद्देश्य है। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ कि ज्ञान से संबंधित अन्य विषय की समझ का विकास और उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का कैसा उद्देश्य है। ऐसे क्वेश्चन आपको 2 साल से देखने को मिल रहे हैं। एकमात्र उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या फिर सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या फिर सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इंसान फंस ही जाता है, लेकिन आपको इसका जो आंसर लेकर चलना है कि एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन होगा कि एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी नहीं है और सबसे कम भी नहीं है, और एकमात्र तो होता ही नहीं है आंसर। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, मतलब एक कॉमन तरीके से इस आंसर को लिया गया है कि ज्ञान से संबंधित अन्य विषय की समझ का विकास करने के लिए और उससे संबंधित उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक उद्देश्य है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक यही उद्देश्य है या फिर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही उद्देश्य है, ऐसा भी नहीं है, या फिर सबसे कम महत्वपूर्ण है, बल्कि आपको एक न्यूट्रल वे में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को आंसर लेकर चलना होगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा आज का कि पढ़ने का क्या अर्थ होता है। पढ़ने का क्या अर्थ है? समझकर पढ़ना, वर्णमाला का ज्ञान होना, वाक्यों को पढ़ना, या फिर शब्दों को पढ़ना। तो आप लोगों को अच्छे से समझ सकते हैं कि वर्णमाला का ज्ञान होना उससे ही सिर्फ पढ़ने का मतलब नहीं होता। आप लोग इसे अपने रियल लाइफ से भी रिलेट करके देख सकते हैं कि आप हिंदी, आप संस्कृत हो या फिर इंग्लिश हो, आप उसके वर्णमाला, उसके अक्षरों को, उसके लेटर्स को तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको वो समझ में नहीं आ रही है तो पढ़ने का क्या अर्थ
अर्थ हुआ। ठीक है, तो ये वर्णमाला के ज्ञान से कुछ नहीं होगा। वाक्यों को भी पढ़ लेने से अगर हमें समझ में नहीं आया तो उसका कोई मतलब नहीं है। शब्दों को पढ़ लेने के बाद अगर हमें समझ में नहीं आया तो उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है। पढ़ने का मेन अर्थ जो होता है वो पढ़कर समझना होता है, और वो चाहे प्राथमिक लेवल पे हम बात कर रहे हो और चाहे वो अपर प्राइमरी लेवल पे हम बात कर रहे हो। ठीक है, आप वर्णमाला से ज़्यादा पढ़कर समझने को यहाँ पे देखेंगे, उसको सही अर्थ में लेकर जाएंगे, पढ़कर समझना। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि बच्चे तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब अनेक पाठ्य पुस्तकें हो, या फिर भाषा का समृद्ध परिवेश हो, या फिर सरल साहित्य का चयन हो, या फिर परीक्षाओं का आयोजन हो। तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप लोग आंसर दे सकते हैं कि बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब सरल साहित्य का चयन किया जाए। तो इससे तो होगा नहीं हमारा आंसर, ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। और अगला अगर हम देखें कि परीक्षा का आयोजन, तो क्या परीक्षा के आयोजन से भी हम बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी परीक्षा देते ही आ रहे हैं, लेकिन क्या सबको इंग्लिश लैंग्वेज या फिर संस्कृत लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है? नहीं आती है। तो बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीख सकते हैं जब उन्हें भाषा का समृद्ध परिवेश दिया जाए। ठीक है, भाषा का समृद्ध परिवेश दिया जाए। अनेक पाठ्य पुस्तकों के होने से भी हम भाषा को नहीं सीख सकते। अगर आपकी कोई लैंग्वेज कमज़ोर है, जैसे कि इंग्लिश कमज़ोर हो या फिर कोई भी लैंग्वेज कमज़ोर हो, आप बहुत सारी पाठ्य पुस्तक लेकर आएंगे और आप उसे अगर पढ़ेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो क्या आपकी लैंग्वेज सही हो जाएगी? नहीं सही होगी। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं होगा। बच्चे भाषा तभी बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, बच्चे हो या कोई भी, जब उन्हें भाषा का समृद्ध परिवेश दिया जाए। समृद्ध परिवेश का मतलब उन्हें बातचीत करने का मौका दिया जाए, उन्हें बातों को बोलने के लिए मोटिवेट किया जाए, उन्हें अपने अभिव्यक्ति का मौका दिया जाए, तभी बच्चे जो है वो भाषा को बेटर तरीके से सीख सकते हैं। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर बनेगा। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर बनेगा। और अगला क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है? अवलोकन है, जांच सूची है, साक्षात्कार है, या फिर लिखित परीक्षा है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन हमें करना है, भाषा को हमें एसेस करना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है? तो अवलोकन उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, अवलोकन में क्या करते हैं कि हम बच्चों को पता नहीं चलने देते कि हाँ मैं उनका मूल्यांकन कर रही हूँ, लेकिन इस तरीके से हम उन पर बारीक दृष्टि गड़ाए रहे, मतलब एक तरीके से हमारी रहती है, और उनके लैंग्वेज को यूज़ करने के तरीके को हम अवलोकित वहाँ से कर सकते हैं। जांच सूची से नहीं कर पाएंगे, साक्षात्कार सूची से भी हम नहीं कर पाएंगे, और लिखित परीक्षा से भी हम पूरी तरीके से बच्चों को एसेस नहीं कर पाएंगे। चारों में से सबसे बेटर ऑप्शन जो है वो उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए क्या होगा? वो अवलोकन होगा। अवलोकन जब हम करेंगे तो बच्चों को खुद भी पता नहीं होगा कि हमारा अवलोकन हो रहा है, और क्योंकि अगर हमें पता चल जाता है कि हमारा अवलोकन हो रहा है तो हम मतलब एकदम प्रॉपर वे में बिहेव करने लगते हैं। आप लोगों ने भी अपने स्टूडेंट लाइफ में ऐसा किया होगा। लेकिन जब आपको पता नहीं होता कि हमारा अवलोकन हो रहा है या फिर हमें एसेस किया जा रहा है, तो हम अपने नॉर्मल वे में रहते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, अपने हिसाब से और इनफॉर्मल तरीके से अपने लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। और लैंग्वेज को एसेस करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि बच्चे जब अपने इनफॉर्मल स्टेज में हो तो हम उन्हें एसेस कर लें। ठीक है, तो अवलोकन यहाँ पे सबसे अच्छा और सही आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्राप्त करना। ठीक है, एक बार फिर से मैं पढ़ती हूँ। हमारा अगला प्रश्न है कि दूसरी भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्राप्त करना। तो उच्च दक्षता प्राप्त करना, या फिर सर्वोच्च दक्षता प्राप्त करना, या फिर औसत दक्षता प्राप्त करना, या फिर बुनियादी दक्षता प्राप्त करना। तो दूसरी भाषा की पाठ्यचर्या का क्या लक्ष्य है कि जो हमने प्राकृतिक भाषा, जो मतलब कि जो हमारी मदर टंग है, जो हमारी मातृभाषा है, जो लैंग्वेज हम अच्छे से जानते हैं, उसका जो हमें ज्ञान है, उसकी दक्षता का यूज़ करते हुए हम दूसरी भाषा के जो हम इंग्लिश सीख रहे हो या संस्कृत सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, जो दूसरी भाषा की बुनियादी बातों को सीख सके। ठीक है, दूसरी भाषा की बुनियादी बातों को सीख सके, तो इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। जैसे कि हमारी जो दूसरी भाषा है वो इंग्लिश है, मान के चलते हैं, और जो हमारी पहली भाषा है वो हिंदी है। ठीक है, और जैसे कि हिंदी के जो बेसिक बातें होती है, जो फंडामेंटल होता है, वो क्या होता है? स्वर और व्यंजन। हमें मात्राएं लगानी आनी चाहिए, हमें क से ज्ञ तक की अच्छे से पहचान होनी चाहिए, और हम वर्ड जो लिखा रहे हैं वहाँ पे पढ़ लें।
ये फंडामेंटल बातें वहाँ पे होती हैं। और इंग्लिश में फंडामेंटल बातें क्या होती हैं, जैसे कि हमें लेटर्स पता होने चाहिए, हमें कॉन्सोनेंट और ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, वोवेल पता होने चाहिए, और उस वर्ड को कहाँ पे क्या कैसे पढ़ा जाता है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो जो इंग्लिश की फंडामेंटल बातों को सीखने के लिए हम अपने जो भी हमारा फर्स्ट लैंग्वेज है, मतलब कि जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, उसके चीज़ों का हम यूज़ करके उस जो भी हम लोगों ने ज्ञान उसमें दक्ष पाया है, जो हमने उसमें ज्ञान अर्जित किया है, उसका यूज़ करके हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकते हैं, उसकी बुनियादी बातों को सीख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी तरीके से सीख सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके बुनियादी बातों को हम सीख सकते हैं। और भाषा के विभिन्न कौशलों को किसके रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है? क्रमिक रूप से, एकीकृत रूप से, उच्च तरीके से या निम्न तरीके से। ठीक है, तो भाषा के विभिन्न कौशल को उच्च और निम्न दोनों ही एक्सट्रीम पॉइंट को दिखा रहे हैं। तो ये हमेशा ही एक्सट्रीम पॉइंट को हमें नेग्लेक्ट करना होता है, तो ये आंसर हमारा सही नहीं होगा, चाहे वो बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर जा रहे हों या बहुत ज़्यादा नीचे लेकर जा रहे हों। तो भाषा के विभिन्न कौशलों को हमें क्रमिक रूप से नहीं पढ़ाना होता, बल्कि एकीकृत रूप से पढ़ाना होता है। क्रमिक का मतलब ये है कि जैसे कि LSRW है, ठीक है, तो आप पहले लिसन ही करवाओगे, उसके बाद स्पीक, उसके बाद मतलब कि ऐसा नहीं है कि पहले हम लिसन ही करवाएंगे, फिर स्पीक करवाएंगे, फिर रीडिंग करवाएंगे, फिर राइटिंग करवाएंगे। ठीक है, ऐसा मतलब ये क्रमिक रूप से नहीं है कि हमें एक सीढ़ी चढ़ेंगे फिर दूसरे पे चढ़ पाएंगे, ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, बल्कि हमें लैंग्वेज को इंटीग्रेटेड रूप में पढ़ाना होता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि चारों जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जहाँ पे जैसी आवश्यकता है उन लोगों को जो उन्हें हम जोड़कर पढ़ाते हैं। और आप इसे एकदम अच्छे से क्वेश्चन को याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भाषा के विभिन्न कौशल को आप एक लाइन में इसे याद रख लें कि इसे हम इंटीग्रेटेड मतलब कि एकीकृत तरीके से पढ़ाते हैं। और ये आपको इंग्लिश पेडागोजी में भी हेल्प करेगा, और संस्कृत पेडागोजी में भी ये आपको क्वेश्चन हेल्प करने वाला है। और अगला क्वेश्चन है हमारा आज का जो अगला क्वेश्चन है, हम उसे देखते हैं कि व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी है? व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? यहाँ पे अपर प्राइमरी लिखा नहीं गया है, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर अगर अपर प्राइमरी का है तो उसके हिसाब से पूछा गया है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मतलब कि हमारे जो प्राइमरी लेवल का एग्जाम होता है, जो फर्स्ट पेपर होता है, उसमें भी सेम ही होगा कि व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? तो आगमन विधि। ठीक है, इंडक्टिव मेथड, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावी तरीका होता है व्याकरण को पढ़ाने का, वो इंडक्टिव मेथड होता है, चाहे वो प्राइमरी की बात कर रहे हो, चाहे हम उच्च प्राथमिक की बात कर रहे हो, या फिर हम प्राथमिक की बात कर रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा आंसर जो है वो सेम बनने वाला है। और एक बार मैं आपको आगमन विधि को रिपीट करवा देती हूँ। आगमन विधि का मतलब क्या है? अ से आगमन, अ से उदाहरण। ठीक है, तो दोनों ही स्वर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उदाहरण से ये नियम की तरफ जाएगा। ठीक है, उदाहरण से ये नियम की तरफ जाएगा आगमन विधि, और जो निगमन विधि होगा वो नियम से उदाहरण की तरफ जाएगा। ठीक है, और या फिर हम आगमन विधि को विशिष्ट से नियम की तरफ भी कह सकते हैं। और सूत्र विधि की यहाँ कोई बात नहीं है, सूत्र से तो हम भले ही ग्रामर को सूत्र से पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोग खुद भी जानते होंगे कि कितना आपके दिमाग में नियम रह जाता है। और पाठ्य पुस्तक विधि भी उतनी अच्छी नहीं है, बल्कि यहाँ पे हमारा सबसे जो बेटर तरीका है वो आगमन विधि है व्याकरण को पढ़ाने के लिए, चाहे वो प्राइमरी का हो या फिर अपर प्राइमरी की बात हो रही हो। और ये हर सब्जेक्ट में मतलब कि हर लैंग्वेज के पेडागोजी में आपको हेल्प करेगा। अगला है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, अपर प्राइमरी लेवल की भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर एक पाठ को शामिल किया गया है, तो यह विचार किससे जुड़ा हुआ है? विषयों के। अगला क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार किससे जुड़ा हुआ है? विषयों की विभिन्न भाषाओं से, या फिर संपूर्ण पाठचर्या में भाषा, या फिर हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतें, या फिर विज्ञान संबंधी शब्दावली। तो हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से ये जुड़ा हुआ है। आप बी और सी में कंफ्यूज हो सकते थे, ए, बी और सी में, लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन इसलिए सही होगा, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये इसलिए सही होगा क्योंकि अगर जो भी शब्दावली विज्ञान में यूज़ हो रही हो, जैसे कि इस पाठ में यूज़ होगी, आपने अगर हिंदी के किताबों को देखा होगा तो वहाँ पे एक दो टॉपिक साइंस के भी होते हैं, SST के भी होते हैं, मतलब अदर टॉपिक्स वहाँ पे होते हैं, ताकि ये बच्चों को दिखाया जा सके कि हिंदी भाषा की कितनी रंगतें हो सकती हैं, कितने रूप में हम इसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। और अगला है कि त्रिभाषा फार्मूला भारत की
त्रिभाषा जो फार्मूला है, जिसे कि कोठारी आयोग में भी लाया गया था और एनसीएफ में भी इसे लागू किया गया है, त्रिभाषा फार्मूला। तो भारत की संस्कृति और समाधान, समस्या और अवसर, भाषा स्थिति और संस्कृति, भाषा स्थिति और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। तो यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही है कि जो त्रिभाषा फार्मूला है वो भारत की भाषा स्थिति को और उसके अवसरों को संबोधित करने का प्रयास है। भाषा स्थिति का मतलब ये है कि जो हमारा इंडिया है, यहाँ पे विविधता में एकता की बात होती है। यहाँ पे हर जगह अलग अलग भाषाएं होती हैं, ठीक है। इंडिया में कई भाषाएं हैं, जैसे कि 8वीं अनुसूची में आप देखेंगे कि 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, ठीक है। तो त्रिभाषा फार्मूला जो है वो अपने हिसाब से लगाए जाने की बात की गई है कि जिस स्टेट में जो भाषा बोली जाती है, जो मदर टंग है, उसे हम फर्स्ट लैंग्वेज में रखेंगे। तो इस तरीके की बातें हर स्टेट में अपनी अलग अलग हैं। तो जो त्रिभाषा फार्मूला है वो भारत की स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। और एक बात तो ये कि समस्या तो कभी होगा नहीं और संस्कृति की यहाँ पे बात हो नहीं रही है और समाधान यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, बल्कि भाषा की स्थिति और अवसरों को संबोधित करने का एक प्रयास है। और ये क्वेश्चन जो था वो बिल्कुल नया क्वेश्चन था, इसमें गलतियाँ होने की संभावनाएँ थी, लेकिन मैंने आपको ऑफिशियल आंसर की से सही से आंसर बताया है। और अगला क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है कि लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, ठीक है। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार जो है पूरी तरीके से सत्य है, असत्य है, या फिर आंशिक रूप से सत्य है, या फिर पूर्णतः निराधार है। तो पहली बात तो ये है कि असत्य तो ये है नहीं और निराधार भी ये है नहीं, ठीक है। और दूसरा है कि ये कि लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। तो ये आप जानते हैं कि ये पूर्णतः सत्य है, LSRW, ठीक है। राइटिंग को सबसे लास्ट में लाया गया है, लेकिन आप मतलब इसके साथ साथ कर सकते हैं। जब आप सीख लेते हैं तो कोई बोलता है तो भी आप लिख सकते हैं और अपने से भी बोलकर लिख सकते हैं और पढ़कर भी लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो एक संगति में होना चाहिए। यह एकदम सत्य कथन है, पूर्णतः सत्य कथन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। और अभी तक हम लोगों ने आज हम लोगों ने 2019 का दिसंबर वाला क्वेश्चन पेपर को, लैंग्वेज 1 वाले पेडागोजी को, अपर प्राइमरी के पेडागोजी को डिस्कस कर लिया है। और ऐसे ही हम लोग अब 15 से 20 क्वेश्चन को डेली डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस को पहुँचाएँ ताकि लोग हमसे जुड़ सकें और अपने तैयारी को आगे बढ़ा